इतिहास की बात और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक के आसपास थी, मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के आसपास खुदाई में मिली, येलो नदी के आसपास जो मिली वो थी चीन की सभ्यता। और भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो क्षेत्र में सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता हमें मिली वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करने से पूर्व हम समझ लें कि आखिर सिंधु घाटी की सभ्यता थी क्या, थोड़ी सी समझ लें। इसे इस तरीके से समझो कि जैसे आपका कोई पुराना गांव में मकान हो, थोड़ा हटकर। आप पहले आपके बाबा परदादा रहते हो, अब क्या हुआ, किसी भी कारण बस वो मकान जो था वो मिट्टी में दब गया। दबने के बाद आप जो लोग रह रहे हो वो शहर में रह रहे हो या दूसरे नए मकान में रह रहे हो, और आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। किसी दिन आप वहां गए, आपने देखा कि वहां पर कोई ईंटें वगैरह निकल रही है, तो आपने खुदाई की तो पता चला कि वहां पर तो आपके बाबा का मकान था जिसमें बाबा रहते थे। इसी प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी या प्राचीनतम सभ्यताएं जो थी, उनके बारे में जो अवशेष मिले उनके आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमसे पूर्व जो लोग थे, जो 3000 बीसी पूर्व या 4000 ईसा पूर्व जो वहां रहते थे, किस आइडिया से रहते थे, उनकी व्यवस्थाएं क्या थी, उनका जीवन कैसा था, हम अनुमान ही तो लगा सकते हैं। जैसे कहीं मैंने बताया आपका कोई बाबा का पुराना मकान है, आपके पूर्वजों का पुराना मकान हो, उसमें कहीं हम खुदाई करें तो टीवी तब तो टीवी नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ बर्तन मिल जाए तो उससे अनुमान लग जाएगा कि बाबा जो थे घड़े में पानी पीते थे या स्टील के बर्तन में पीते थे या कांसे का बर्तन था। इसी तरीका से जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, पहले लोग पूरा जो शहर के शहर बसे थे वो किस तरीके से रहते थे। आपके बाबा की बात इंडिविजुअल हो गई, एक परिवार की बात हो गई, लेकिन जब हम पूरे शहर की बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि उस समय पूरा समाज किस तरीके से रहता था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी उसका अध्ययन करने के लिए हम क्रमवार अध्ययन करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि हम उस क्षेत्र में जाके हमने खुदाई करना चालू कर दी। आप एकदम थोड़ी कर दोगे। हो सकता है कि आप जहां रहते हो उस जमीन में मकान के नीचे कुछ माल दबा पड़ा हो, सोना चांदी हो, क्योंकि पहले लोग जो थे वो घड़े वगैरह में भरकर सोने चांदी छुपा के रखते। पहले अलमारियां वगैरह थी नहीं, बैंक का उपयोग कम करते थे लोग, बैंक भी कहां थे, तो जमीन में गाड़ देते थे। और बाई चांस भूल गए या बाबा गुजर गए, बाबा निकल गए, मर गए, तो वो सोना चांदी दबा रह गया। अब आपने क्या किया कि वो पक्का घर बनवा लिया, अब आपको पता ही नहीं नीचे क्या दबा। ऐसे सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सालों से दबी हुई थी, किसी को जानकारी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वो सिंधु घाटी की सभ्यता बाहर निकल आई। तो इसका हम क्रमवार अध्ययन करते हैं। तो हम बात करते हैं चार्ल्स मैसन की। चार्ल्स मैसन जो थे वो ब्रिटिश सैनिक थे और यात्री थे। एक्चुअल में उनको एक शौक था पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, सिक्के हो, मोहर हो या कोई भी मुद्रा हो, तो वो इधर उधर छानबीन करते थे। तो उन्होंने एक दिन देखा, घटना है 1826 से 1829 के बीच की, जब वो पंजाब इलाके में घूमने गए, दौरे पर गए, तो उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के जो टीले थे उनको देखा। और देखने के बाद उनकी जिज्ञासा हुई और उस जिज्ञासा को उन्होंने अपनी पुस्तक नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का भाग है, अफगानिस्तान एंड द पंजाब, उन्होंने जब इस चीज को किताब में लिखा, लोगों की उस पर नजर गई। और जब नजर गई तो उसके बाद ये घटना घटी 1853 में,
घटना ये घटी कि अलेक्जेंडर कनिंगन ने हड़प्पा का दौरा किया। किसने? 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगन ने भारत का दौरा किया 1853 में। वहां से उन्हें एक मोहर, एक सील या मोहर मिली। उस मोहर के अध्ययन से यह पता चला कि ये मोहर जो है वो एक प्राचीन सभ्यता की मोहर है। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ये मोहर आज की नहीं, ये हजारों साल पहले की है। अलेक्जेंडर कनिंगन को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का जनक कहा जाता है। उन्होंने इसकी स्थापना 1861 में की। कितने में? 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंगन ब्रिटिश सेना में इंजीनियर और पुरातत्वविद थे और उन्होंने ही 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI कितने में? 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंगन को सील मिली, मोहर मिली। अब उसके बाद अगली घटना घटती है 1850 से 1860 वाले दशक में। 1850 से 1860 के बीच में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस रेलवे लाइन के बिछाते समय कुछ ईंटें मिली। जब ईंटें मिली तो आसपास के क्षेत्र में जब देखा कि और ज्यादा ईंटें मिलने लगी, ईंटें जो मिलने लगी तो उन्होंने उस समय जो कारीगर थे और वो रेलवे लाइन जो बनाई जा रही थी जॉन ब्रंटन के नेतृत्व में बनाई जा रही थी। किसके नेतृत्व में? जॉन ब्रंटन के नेतृत्व में। तो वो ईंटा रेलवे लाइन बिछाने के काम आई और रेलवे लाइन उन ईंटों की सपोर्ट से बिछा दी गई। अब तक जो जानकारी मिली, जो घटनाएं हुई, वो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई का एक तरह से आधार तैयार कर रही थी। असली खोज थी जो वो 1920 के आसपास से चालू हुई। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे सन जॉन मार्शल, जिनको सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी निकालकर दुनिया के सामने रखने का श्रेय जाता है। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड कौन थे? सर जॉन मार्शल। अब खुदाई चालू होती है। पहली खुदाई होती है आपकी 1921 में। 1921 में सबसे पहली खुदाई चालू होती है हड़प्पा क्षेत्र की और ये खुदाई चालू होती है दयाराम साहनी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में पहली खुदाई होती है हड़प्पा की, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में और रावी नदी के तट पर है। रावी नदी है उसके आसपास है, पाकिस्तान में वर्तमान में। 1921 में जो दयाराम साहनी थे उनके नेतृत्व में खुदाई चालू हुई हड़प्पा की और उसके बाद दूसरी खुदाई चालू हुई 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? 1922 में। 21 में दयाराम साहनी के में हड़प्पा की क्योंकि पहली खुदाई हुई। इसको इस तरीके से याद रखें कि 1921 में दयाराम, राम भी है और दया भी है, तो उन्होंने दया करके दयाराम ने खुदाई हड़प्पा की चालू कर दी। हड़प्पा की खुदाई, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई पहले हुई इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। मोहनजोदड़ो कहां पर है? सिंधु घाटी के किनारे, और जबकि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पर है। अब जब खुदाई हुई, इस खुदाई का टोटल श्रेय अगर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसने कराई तो सर जॉन मार्शल के नाम जाएगा। और अगर अलग अलग पॉइंट दिया जाए कि मोहनजोदड़ो की किसने की, हड़प्पा की किसने की, तो इनका अलग अलग जाएगा। दयाराम साहनी को जाएगा हड़प्पा का और राखल दास बनर्जी को जाएगा मोहनजोदड़ो का। 1924 में सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरी दुनिया के सामने इसको रखा। अब बातें आती कि यह सभ्यता लगभग कितनी पुरानी थी। यह खुदाई सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। उन्होंने इस सभ्यता का जो कार्यकाल माना है या पीरियड जो माना है वो माना है
3275 BC ईसा पूर्व से कितने तक, 2750 ईसा पूर्व तक। कितने तक, 2750 ईसा पूर्व तक। 3275 से 2750 ईसा पूर्व तक, क्योंकि ये खुदाई किसके नेतृत्व में हुई, सर जॉन मार्शल, इसीलिए इसको विशेष आधार दिया गया, क्योंकि जिसके नेतृत्व में खुदाई हुई है उसकी बात माननी पड़ेगी। वैसे विवाद है इस पे, सभी लोग अपना अपना जो इतिहासकार है वो अलग अलग डेट रखते हैं, लेकिन क्योंकि खुदाई किसने की, किसके नेतृत्व में हुई, वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई, इसीलिए उनकी तिथि हमको याद रखना जरूरी है, जो कि 3275 BC से 2750 BC तक है। अच्छा, दूसरी पद्धति होती है C14 C14 यानी कि कार्बन डेट पद्धति। कार्बन डेट पद्धति से हम किसी सामान, किसी जगह, किसी वस्तु की उसकी कार्बन पद्धति से अनुमान लगाते हैं कितना पुराना है। तो उस आधार पर भी अपने अलग अलग मतभेद हैं, क्योंकि अलग अलग टाइम के हमें अवशेष मिले, तो हम अनुमान माने लगभग 8000 BC से पूर्व इसकी पीरियड काल हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके नाम के बारे में, नामकरण क्या क्या है। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको सिंधु सरस्वती को कुछ पोर्शन जो सरस्वती नदी के आसपास जो मिले हैं, इसीलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। बात करें, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि पहली खुदाई जो हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में, वो हड़प्पा की हुई थी। मोस्टली ऐसा होता है कि किसी भी जगह की सबसे पहले जो खुदाई हो, जिस जगह का नाम बाहर निकल गया उसी के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो ये जो नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, वो इसलिए है क्योंकि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई, जो अवशेष मिले वो हड़प्पा के सबसे पूर्व मिले। नेक्स्ट में हम बात करें, इसे काष्ठ युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसे का उपयोग अधिक हुआ, इसीलिए काष्ठ युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। अब आती है कि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण जो है रखाल दास बनर्जी के अनुसार उन्होंने बोला कि द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण किया। किसने, द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोगों ने इसका निर्माण किया। अब हम इस सभ्यता की कुछ विशेषताओं पर नजर डालते हैं। नगरीय सभ्यता, यह सभ्यता पूर्ण रूप से नगरीय थी। नगर दो भागों में विभाजित थे, पूर्व और पश्चिम। काष्ठ युगीन सभ्यता, यह सभ्यता जो थी वो काष्ठ युगीन सभ्यता थी, क्योंकि कांसे का प्रयोग ज्यादा हुआ करता था। कांसा जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, तांबा और टीन से। किससे, तांबा और टीन से। इसकी अगली विशेषता थी आद ऐतिहासिक विशेषता। यह सभ्यता जो थी आद ऐतिहासिक है, क्योंकि इसका इतिहास हमें लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। इसकी लिपि जो सिंधुकालीन सभ्यता की लिपि थी वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसे आद ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। एक होती है प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक सभ्यता जो होती है जिसके बारे में हमें कोई उल्लेख नहीं मिला, जानकारी नहीं मिली, वो होती है प्राग ऐतिहासिक। जिसके संबंध में हमें जानकारी तो मिली है लेकिन उसकी जानकारी को हम पढ़ नहीं पा रहे, वो होती है आद ऐतिहासिक। इसी सभ्यता की जानकारी जो होती है वो तीन प्रकार होती है। प्राग ऐतिहासिक, जिस सभ्यता की जानकारी नहीं मिली। आद ऐतिहासिक, जिस सभ्यता की हमें जानकारी मिली है पर आधी, क्योंकि सिंधुकालीन सभ्यता की हमें लिखावट तो मिली है, इतिहास तो मिला है, लेकिन उसे हम पढ़ ही नहीं पा रहे। तीसरा पॉइंट आता है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक वो होती है जिसके संबंध में हमें लिखावट मिलती है, किताबें मिलती हैं या उसका इतिहास मिलता है, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक। इस सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, ये शांत प्रिय सभ्यता थी। वो इसलिए कि इस सभ्यता के हमें ज्यादा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिले, कोई ऐसी मशीन गन नहीं। इस सभ्यता में कोई अस्त्र शस्त्र के भंडार हमें कहीं नहीं मिले।
तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यह सभ्यता जो थी वो शांत प्रिय सभ्यता थी। किसी के घर में आप जाओ, आपका मिलने वाला हो, उस घर में आप देखेंगे एक तरफ राइफल टंगी हुई है, एक तरफ तलवार टंगी हुई है, तो समझ लेना कि वो लड़ाका किस्म के व्यक्ति है। और किसी दूसरे घर में आप जाओ, या पूजा पाठ हो रहा हो, खाने पीने की चीजें हो, कोई लड़ाई झगड़े का कोई सामान ना हो, तो समझ लो शांति प्रिय मौज ले रहे हैं। तो ये सभ्यता जो थी वो शांत प्रिय थी, मौज लेने वाली थी, ज्यादा लड़ाई झगड़े वाले नहीं थे। अच्छा, इस सभ्यता में व्यापार प्रधान था। यह सभ्यता जो है, जैसे सभ्यता होती है कोई कृषि प्रधान होती है, तो यह सभ्यता जो थी वो व्यापार प्रधान थी, क्योंकि व्यापार के यहां पर हमको जानकारी मिली है, व्यापार की हमें जानकारी मिली है, एविडेंस मिले, सबूत मिले, बंदरगाह मिले। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह सभ्यता जो थी वो व्यापारिक सभ्यता थी, या व्यापार होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी, इसका विस्तार भारत में उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार था। किधर था? उत्तर और पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है लगभग 1500 स्थल हमें मिले हैं, जो खुदाई में हमें स्थल मिले वो 1500, जिसमें से अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा स्थल जो मिले वो भारत के क्षेत्र में मिले हैं 900 लगभग। 500 स्थल जो मिले हमें वो मिले हैं आपके पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 500, भारत में 900, और सबसे कम स्थल मिले 2, वो मिले हैं आपके अफगानिस्तान में। और अगर हम भारत में देखें, भारत में सबसे ज्यादा स्थल कहां पर मिले, तो सबसे ज्यादा स्थल मिले आपके गुजरात में। यानी भारत में सबसे ज्यादा स्थल तो मिले हैं, लेकिन भारत में भी सबसे ज्यादा स्थल कहां मिले, वो मिले हैं गुजरात में। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। कैसी थी? ग्रिड सिस्टम। वहां पर जो सड़कें थी वो 90 के अंश पर काटती थी। किस पर? 90 के अंश पर एक सिस्टम में थी, ग्रिड पर आधारित थी। सिंधु घाटी का सबसे पुराना स्थल जो है भिड़राना है, हरियाणा में। जो खुदाई में अब तक सबसे पुराना स्थल मिला वो मिला हमको भिड़राना में, जो कि हरियाणा में है। कौन सा? भिड़राना, हरियाणा। जो लगभग 7500 बीसी, 7500 बीसी से 6500 6500 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक, 7500 ईसा पूर्व से 6500 ईसा पूर्व तक पुराना है। तो सबसे पुराना जो स्थल मिला वो मिला है भिड़राना, हरियाणा में। मोहनजोदड़ो को सिंध की भाषा में हम बोलते हैं मुर्दों का टीला। क्या बोलते हैं? सिंध की भाषा में मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थान जो है वो कौन सा है? सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थान जो है वो है स्नानागार, विशाल स्नानागार। और इसी क्रम में हम बात करें मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, धान का कोठरा। क्या? धान का कोठरा, जिसे हम अन्नागार, विशाल अन्नागार भी बोलते हैं, जहां पर अनाज रखा जाता था। तो मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। और अगर हम मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, बिल्डिंग की बात करें, तो वो है आपका धान का कोठरा, विशाल अन्नागार। लेकिन अगर हम सिंधु सभ्यता में ये बात करें कि सिंधु सभ्यता में जो नगर मिले थे, जो स्थल मिले थे, उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वहां पर जो बात आएगी वो आएगी, सबसे बड़ा स्थल जो है हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा जो है वो सबसे पहले मिला था, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा मिला स्थल, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है आपका, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सबसे बड़ा स्थान है। अगर वही बात करें कि भारत में, इस समय भारत में जो भारत का जो एरिया है उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है, हरियाणा में। कौन सा? राखीगढ़ी, हरियाणा में भारत में सबसे बड़ा स्थल। क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो है, लेकिन वर्तमान में वो पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। अब हम सिंधु कालीन सभ्यता के मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। मुख्य बिंदु जैसे हड़प्पा। हड़प्पा जो है आपका, हड़प्पा शहर जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के तट पर है। किस पर है? रावी नदी के तट पर। ये याद रखना कि जो हड़प्पा स्थल जो है
वो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। इसकी खुदाई में, हड़प्पा की खुदाई में, हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला? तांबे की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी जो होती है वो तांबे की हमें कई जगह मिली, वो हड़प्पा में मिली। उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर की देवी हमें उर्वरता की देवी वो मिली, वो कहां मिली हमें? हड़प्पा में। काष्ठ दर्पण कहां मिला? हड़प्पा में। मछुआरे का चित्र कहां मिला? हड़प्पा में। गरुड़ की मूर्ति और शिव की मूर्ति कहां मिली? वो मिली आपकी हड़प्पा में। मूर्तियां हमको मिली, देखो सिंधुकालीन सभ्यता में अब तक हमें मूर्तियां तो मिली है, भगवान शिव की मिली, गरुड़ की मिली, लेकिन हमें मंदिर पूरा बना हुआ नहीं मिला। ईंटें जो होती थी, ब्रिक जो होती थी हड़प्पा सभ्यता में, जो ईंटें जो लगी होती हैं, जिससे देखो एक तो मकान बनते थे, एक सार्वजनिक स्थान बनते थे, दोनों का रेशियो तो एक ही था। ईंटों का रेशियो जो था वो 4:1 और 1 का था। लंबाई कितनी? 4, रेशियो की 4:1। उसमें घर में लगने वाली ईंटें जो थी उनका लगभग जो साइज हुआ करता था, उसका लंबाई जो होती थी 28 सेंटीमीटर की, कितनी? 28 सेंटीमीटर की लंबाई। रेशियो जो था 4:2:1 का था। फिर उसी के हिसाब से चौड़ाई जो कितनी आधी रह जाती थी, 28 है तो कितनी कितनी रहेगी आपकी? 14। और ऊंचाई कितनी रहेगी आपकी? 7। ये लगती थी जो ईंटें थी, वो लगती मकान वगैरह में, पर्सनल जो मकान वगैरह हुआ करते थे। लेकिन सार्वजनिक स्थानों में ईंटों का साइज बड़ा हो जाता था, रेशियो वही रहता था 4:1 का, लेकिन जो ईंट ब्रिक जो थी उसका साइज जो है वो बढ़ जाता। वो साइज क्या हो जाता था? वो हो जाता 40 सेंटीमीटर का, लंबाई, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर की और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर की लगभग। अच्छा देखो वहां पर, क्योंकि वहां के इतिहास को हम पढ़ नहीं पाए, अभी लिखावट मिल गई है लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो वहां पर वन व्यवस्था थी ना थी ये इसका उल्लेख मिला नहीं। लेकिन हाँ वहां पर एक बात देखने को मिली, वो मिली थी मकान 2 जगह थे। मकान 2 जगह बने होते थे, एक तरफ गरीबों के, एक तरफ अमीरों के। तो वहां व्यवस्था थी या नहीं, लेकिन हाँ ये है कि एक बड़े मकान थे, एक छोटे मकान थे, तो अनुमान लगाया गया कि ये छोटे मकान गरीबों के होंगे और बड़े मकान अमीरों के होंगे। क्योंकि अभी भी देख लो पूरब में गरीबी है, तो उस समय भी पूरब में जो मकान बने होते थे वो होते थे छोटे, यानी कि वो हम ये मानने कि शायद गरीबों के हों। और पश्चिम में, क्योंकि आज के समय में पश्चिम अमेरिका वगैरह देश ज्यादा पैसे वाले हैं, तो ऐसे ही उस समय जो स्थान जो थे, यानी कि जो सिंधुकालीन सभ्यता के स्थान मिले, उसमें जो खुदाई में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो, जो भी हो, उसमें जो पश्चिम की तरफ मकान बने होते थे वो बड़े मकान हुआ करते थे, तो उससे अनुमान लगा ये अमीरों के थे। तो वहां भी जो मकान का सिस्टम मिला वो 2 जगह मिला, लेकिन वर्ण व्यवस्था वहां पर कोई जानकारी हमें नहीं मिली, क्योंकि इतिहास जो है वो पढ़ा नहीं जा सका। अब हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा में हमें क्या क्या मिला? कालीबंगा जो है वो राजस्थान स्टेट के हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पर? राजस्थान में। भारत का जो स्टेट है राजस्थान, उसमें हनुमानगढ़ के स्थान पर यह स्थित है। कालीबंगा में हमें, कालीबंगा की जो खोज की या खुदाई की वो हुई आमलानंद घोष के नेतृत्व में। किसके? आमलानंद घोष के 1952 में। कालीबंगा में हमें जो मिला वो जुता हुआ खेत मिला, यानी वहां की खुदाई में हमको जुता हुआ खेत मिला, काली चूड़ियां मिली और अग्नि कुंड मिला। तो कालीबंगा है तो काली चूड़ियां मिलना तो स्वाभाविक है। जुता हुआ खेत याद आपको रखना है, और अग्नि कुंड। ऐसे ही लोथल, लोथल में हमको जो जानकारी मिली, लोथल में हमें वर्तमान में अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में है, और वहां की खुदाई में जो हमको प्राप्त हुआ, वहां पर हमें चावल के प्रमाण मिले। किसके प्रमाण? चावल के, राइस के, राइस के प्रमाण। इसके अलावा जो हमें मिले वो रंगपुर में भी मिले, रोपड़ में भी मिले जो पंजाब में है, और संगोल में भी मिले हैं। तो चावल के प्रमाण जो हमें मिले हैं
वो लोथल में तो मिले मिले, उसके अलावा रंगपुर में, रोपड़ में और संगोल में भी मिले हैं। अगर इसी क्रम में हम अगर देखें, लकड़ी की नाली कहाँ मिली थी, लकड़ी की नाली जो है वो कहाँ मिली थी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आता है तो लकड़ी की नाली जो मिली थी वो धौलवीरा में मिली थी। कहां पर, धौलवीरा, जो कि धौलवीरा जो है गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां पर हमें लकड़ी की नाली मिली थी। अहम क्वेश्चन है, ज्यादातर परीक्षाओं में आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है बनावली। बनावली में ये हरियाणा में स्थित है और खुदाई में हमें यहाँ पर डिश और स्टैंड, बेसिन, कटोरे मिले हैं और इसके साथ तांबे की चूड़ियां भी हमें बनावली में मिली है, जो कि हरियाणा में स्थित है। बनावली कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है बनावली। बनावली में हमें तांबे की चूड़ियां मिली है, डिश और स्टैंड मिला है, बेसिन मिला है और कटोरे मिले हैं। एक गुजरात का स्थान और भी है जिसका नाम है सुरकोटदा। सिरकोटदा में हमको घोड़े की अस्थि मिली है, घोड़े के प्रमाण मिले हैं, जिसकी, क्योंकि घोड़े की अस्थियां मिली है इसका मतलब घोड़े के हमें प्रमाण मिले हैं कि घोड़ों का यूज हुआ करता था। ये जगह कहां पर है, गुजरात में। गुजरात के अलावा हमें कालीबंगा से भी घोड़ों के दांत और हड्डियां मिली थी। कहां पर, कालीबंगा में घोड़े के दांत और हड्डियां। लोथल से भी हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये जो कुछ प्रश्न है जो कि इसमें से बनेंगे और ज्यादातर परीक्षा में से आते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मिलेंगे जिसमें और बारीकी जानकारी लेके आएंगे। तब तक जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।